नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की कि किस प्रकार सुनियोजित तख्तापलट के जरिए अकबर को बैरम खां के संरक्षण से मुक्ति मिली। और इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं राजनीतिक साजिश की क्षमता धारण किए हुए अस्थायी शासन के बारे में, जिसे वी.ए. स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने पेटिकोट शासन कहा है। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ये पेटिकोट शासन क्या है और इस शासन में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं और किस प्रकार अकबर द्वारा इसका अंत किया गया। और हम जानने वाले हैं कि इसी शासन के अधीन रहते हुए अकबर ने कौन कौन से सुधार किए। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस दौरान अकबर को मुग़ल बादशाहत मिली थी तो वो अल्पवयस्क था। यही वजह है कि उसे बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। परंतु बैरम खां की हठधर्मिता बढ़ती जा रही थी और इसी हठधर्मिता को समाप्त करने के लिए अकबर के हरम में शामिल महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साजिश रची और उसी साजिश के अधीन 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। बैरम खां के पतन के पश्चात मुग़ल बादशाहत पर महिलाओं का प्रभाव रहा, जो 1562 ईस्वी तक रहा। तो 1560 से 1562 ईस्वी तक के शासनकाल को पर्दा शासन कहा जाता है और इसे वी.ए. स्मिथ ने पेटिकोट शासन कहा है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। हरम में शामिल वो महिलाएं और उनके अधीन कुछ जो पुरुष काम करते थे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमीदा बानो बेगम, और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे गुट की नेता अकबर की दाई माँ माहम अनगा और इनकी बेटी जीजी अनगा, इसका बेटा आदम खां और माहम अनगा का दामाद अतगा खां, अकबर का शिक्षक पीर मोहम्मद और हुमायूं का विश्वसनीय मुनीम खां, जो बैरम खां का प्रतिद्वंदी था। इस गुट के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया। सभी नीतियाँ इसी गुट के प्रभाव में जारी होती थी। हालांकि अकबर इस गुट की कठपुतली मात्र नहीं था, कुछ निर्णय अपने विवेक से भी लेता था। आप इस गुट के प्रभाव को देख सकते हैं कि जब यह गुट अस्तित्व में आया तो 6 महीनों के दौरान ही मुग़ल बादशाहत में 4 प्रधानमंत्रियों की तब्दीली रही और सब्स्टिट्यूट बनी रही माहम अनगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा दिल्ली के सूबेदार शहाबुद्दीन अहमद खां को नियुक्त किया गया, परंतु जब माहम अनगा को ये लगा कि उनके जो आदेश हैं उनकी नाफरमानी की जा रही है, तो उसने अकबर को कहकर जो है इस पद पर अपनी भी नियुक्ति करवाई। तो दूसरे नंबर पर हम देखते हैं शहाबुद्दीन अहमद खां के साथ माहम अनगा भी प्रधानमंत्री रही। मुग़ल बादशाहत में ये पहली बार हो रहा था कि जब एक पद पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। ये तो केवल नाम मात्र थे, जो मुख्य भूमिका है वो माहम अनगा के द्वारा निभाई जाती थी। इनके बाद ख्वाजा जहान के साथ माहम अनगा आई और चौथे नंबर पर मुनीम खां। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पेटिकोट शासन था इसका अंत मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा किस प्रकार किया गया। 1560 ईस्वी में अकबर के द्वारा आदम खां और अपने शिक्षक पीर मोहम्मद को मालवा अभियान के लिए भेजा गया। वहाँ का शासक बाज बहादुर पराजित हुआ और इस अभियान में मुग़ल सेना को भारी मात्रा में रकम प्राप्त हुई और हीरे जवाहरात प्राप्त हुए। माल जो है वो आदम खां के द्वारा आगरा भेज दिया गया, परंतु अकबर को संदेह हुआ और अकबर जो है मौके पर पहुंच गया। अकबर ने देखा कि आदम खां ने जो है लूट की रकम में धांधली की है। अकबर इस रकम को रंगे हाथ पकड़ चुका था। पीछे पीछे माहम अनगा भी आ गई। उसे ये डर था कहीं अकबर उसके पुत्र को दंडित न कर दे। इसके बाद अकबर ने अपने साथ खेले हुए आदम खां पर विश्वास नहीं किया। आदम खां अब भूखे भेड़िए की तरह हो गया था। अब ऐसा हो गया था कि उस जंगल में है जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसने अपनी स्थिति को पुनर्बहाल करने के लिए अकबर के जो प्रधानमंत्री थे अतगा खां, जो उस दौरान अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे, सरेआम हत्या कर दी। और इसके बाद इसने अकबर के सैन्य कक्ष में घुसने की कोशिश की, परंतु अंगरक्षकों के द्वारा इसे दबोच लिया गया और अकबर की जो है जान बची। अकबर ने आदेश दिया कि इसके हाथ पर बांधकर इसे किले से तब तक फेंका जाए जब तक इसके प्राण पखेरु नहीं हो जाते। तो ऐसा ही किया गया और हम देखते हैं कि 1562 ईस्वी में आदम खां की मृत्यु हो गई। अकबर के आदेशों पर जो
आदम खां का पार्थिव शरीर था उसे शाही सम्मान के साथ दिल्ली भेज दिया गया। आदम के शव को माहम अनगा ने देखने से भी इनकार कर दिया, परंतु इसके शोक को भुला नहीं पाई और 40 दिन के भीतर ही इसकी भी मृत्यु हो गई। मुनीम खां भयभीत हो गया था। इसने अकबर से भरे दरबार में क्षमा मांगी। अकबर ने इसे क्षमा किया और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की। मालवा का प्रभार जो है वो पीर मोहम्मद को दिया गया था, परंतु पीर मोहम्मद वहाँ की जनता पर अत्याचार कर रहा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए बास बहादुर ने पुर्तगीजों के सहयोग से मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया और जब ये मालवा से पराजित होकर लौट रहा था तो अचानक से इसका घोड़ा नर्मदा नदी में गिर गया और यहीं पर जो है मिल्ला पोर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो प्रजा शासन था ये अकबर के डायरेक्ट हस्तक्षेप से और इनडायरेक्ट हस्तक्षेप से समाप्त हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस शासन के अधीन रहते हुए अकबर ने अपने विवेक से कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसने 1542 ईस्वी में गुलाम प्रथा का अंत किया। अब तक ये व्यवस्था थी कि जो युद्धबंदी बनेंगे उन्हें गुलाम बनाया जाएगा और इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया जाएगा, परंतु अकबर ने ऐसा नहीं किया। इसने फरमान जारी किया तो न तो किसी को गुलाम बनाया जाएगा और न ही इस्लाम कबूल करवाया जाएगा। इससे हिंदू धर्म का रक्षण हुआ। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दी। ये इस वर्ष मथुरा गया हुआ था और जब यहाँ पहुँचा इसे पता चला कि यहाँ जो हिंदू आते हैं दर्शन के लिए उनसे कर वसूला जाता है, तो इसने उस कर को लेने से इनकार करने का फरमान जारी करवाया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति करवाई और जजिया कर एक मुस्लिम राज्य गैर मुस्लिमों की रक्षा के लिए वसूलता था। उम्मीद है कि आपको पेटिकोट शासन समझ में आया होगा। चलिए आपको एक अभ्यास प्रश्न का उत्तर देना है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया है? 4 विकल्प दिए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।